नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, उसका कद उतना ही ऊंचा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, लेसन अपना पूरा हो चुका है। आज हम लोग लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास के जितने भी अपने पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ो। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दे रखा है, मानव में जो वृक्क होता है, वृक्क बोलता है जिस किडनी को, वो किस तंत्र का भाग होता है, आपसे पूछा है भाई। उसका कार्य क्या होता है आपको पता है? वो उनका कार्य होता है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। वो तंत्र होता है आपका उत्सर्जन तंत्र। मानव में किडनी एक तंत्र का भाग है, वो जो संबंधित है वृक्क एक किडनी को बोलते हैं अपना, वो उनका संबंध है इनमें से किस तंत्र से है? पोषण से। पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण होती है। श्वसन श्वास ग्रहण कर श्वास लेने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो अपना जो ये किडनी होता है, वृक्क होता है, ये अपने किस तंत्र का भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का। तो पहले का आंसर होगा अपना से। राइट आंसर क्या होगा? से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 2, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दे रखा है, पादप में जाइलम। भाई पादप में 2 ऊतक होता है मुख्यतः, एक तो आपका फ्लोएम ऊतक होता है, एक आपका जाइलम ऊतक होता है। फ्लोएम ऊतक होता है, उसका कार्य होता है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ निर्मित होता है उनको पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। जाइलम ऊतक का कार्य विपरीत होता है। उनका कार्य क्या होता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पादप के सभी भागों तक, अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं जाइलम का। जाइलम पादप में उत्तरदायी है जल का वहन, तो राइट है अपना। भोजन का वहन, ये तो अपना रॉन्ग हो जाएगा। एमिनोमल का वहन नहीं, ऑक्सीजन का वहन नहीं। इसका कार्य होता है जल का वहन। जल की बात कर लो, से खनिज लवणों की बात कर लो, उनका वहन करने का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए। इसके बाद हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कौन, इनमें से मतलब कौन कौन से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? आपको पता है स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होती है। स्वपोषी का मतलब होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए क्या उनको? हाँ चाहिए। उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा उपस्थित होगी तो ही वो भोज्य पदार्थों को निर्मित कर पाएंगे। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति भी जरूरी है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर होगा आपका दे। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर होगा दे। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछे ना स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आप दे नहीं लिखोगे, आपको तीनों ऑप्शन लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। तो आपका वैसे इसमें ऑप्शन क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपका राइट आंसर दे है। सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपको तीनों बातें लिखनी है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायरुवेट। पायरुवेट जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। पायरुवेट का 3 कंडीशन में, 3 भागों में विखंडन होता है। एक तो अपना यीस्ट में होता है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक आपकी पेशी कोशिका में होता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ये क्रिया किस में होती है? अब ये पूछा है कि भाई तीन भागों में उसका विखंडन होता है। मैं आपको बता देता हूँ। जो यीस्ट में विखंडन होता है उसमें आपका एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलती है। दूसरा आप हमारी पेशी कोशिका में जो विखंडन होता है ना पायरुवेट का, उसमें आपका लैक्टिक अम्ल और उसके साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और तीसरा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका विखंडन होता है पायरुवेट का, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, इसमें होता है। वैसे तीन होता है, मैंने आपको बता दिया। एक तो होता है आपका ईस्ट में एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। एक आपका हमारी पेशी कोशिका में होता है जो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 थे, वो हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एकदम पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो फिर उसका जवाब दो आप। आपका क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर क्वेश्चन क्या है आपका? हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? भाई वसा का पाचन कैसे होता है?
ये प्रक्रम कहाँ होता है? मतलब आपको पता है कि वसा का जो मुख्य पाचन है वो अपने छोटी आंत में होता है। वैसे वसा का पाचन आरनाल में होता है। आरनाल के नहीं, आरनाल में भाई भोजन का पाचन तो आरनाल में होता है। आरनाल में मुख भी होता है, मुख गुहा होती है, कृष्णी होती है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और लास्ट में अपना मलाशय मलद्वार भी बोल सकते हैं। तो अपना वर्षा का पाचन पूछे आपको, तो वर्षा का पाचन ये वर्षा का मुख्य पाचन छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। इसमें पूछा पाचन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें आप पाचन की बात करते हैं तो देखो वर्षा का पाचन होता है, तो वर्षा का पाचन है, वर्षा का पाचन है वो छोटी आंत में होता है। और यकृत द्वारा एक स्रावित रस है, उस रस का नाम हम जानते हैं पित्त रस। यकृत द्वारा स्रावित आपको रस भी पूछ ले तो कौन सा रस है? पित्त रस है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को, ये नाम थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, ये छोटी नाम यहाँ आएगा, इसमें पीछे लिख दिया, इस प्रिंटिंग हो गया। ये क्या करता है? पित्त रस की बात होती है। यकृत द्वारा स्रावित अपना रस है। कौन सा रस? पित्त रस। पित्त रस क्या होता है? जो वर्षा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, उन गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है? तोड़ देता है, और इसे वर्षा का पायसीकरण भी कहते हैं। एक अलग से क्वेश्चन आ जाए, वर्षा का पायसीकरण किसे कहते हैं? हम बता सकते हैं कि यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त रस होता है वो वर्षा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, उनका विखंडन कर देता है। इस प्रक्रिया को वर्षा का पायसीकरण कहते हैं। और पित्त रस होता है वो माध्यम को भी क्या बनाता है? सारी बनाता है। अब एक बात करते हैं, आपको पता है होगा, जो आपके पेट में अमाशय में अम्ल की मात्रा, HCl की मात्रा होती है, उस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए, उस मात्रा को सारी करने के लिए कौन सा माध्यम होता है? वो आपका पित्त रस होता है। पित्त रस उस माध्यम को क्या करता है? सारी करता है। मेन आपको बात होना चाहिए कि वर्षा का पाचन छोटी आंत में होता है। होता कैसे है? वो आपका यकृत द्वारा एक रस है। कौन सा रस? पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस क्या करता है? वर्षा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है उनको छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है? विखंडन कर देता है। और उस माध्यम को भी क्या करता है? सारी से क्या कराता है? सारी बनाता है। एक लाइन आप और देख सकते हो इंपॉर्टेंट, क्या ये लाइपेज एक एंजाइम है जो किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और ये वसा को पचाने का कार्य भी करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यकृत द्वारा एक तो हो गया पित्त रस, और एक अग्नाशय द्वारा कौन सा हो गया? लाइपेज एंजाइम। आपको यदि पूछ ले कि वर्षा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर होगा लाइपेज एंजाइम। ये आपका आंसर होना चाहिए, सुन लेना। और वर्षा का मुख्यतः पाचन कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए छोटी आंत। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और भोजन का ज्यादातर मुख्यतः जितना बचे, प्रोटीन की बात कर लो, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लो, वैसे अमाशय में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूर्णतः पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं आपको। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये देखो, आपको एकदम सरल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? आपको पता है, आप लोग भोजन खाते ही हो, भोजन करते ही हो, उसमें आपकी जो लार होती है, आपके मुख में लार होती है, उसकी क्या भूमिका होती है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आप देखो इसकी भाषा, एकदम सरल भाषा लिखी मैंने। क्या लिखी? मुख में जो स्थित आपकी लार ग्रंथियां होती है, वो लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि से वो आपकी लार निकलकर चबाए हुए भोजन से में मिलकर उसे एक तो चिकना बना देती है, लसलसा बना देती है, जिससे कि जो भोजन होती है वो आसानी से फिसल सकता है। किसमें? भोजन नली में। भोजन नली कौन सी? आपकी ग्रास नली, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। जो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित आपकी लार होती है वो भोजन को लचीला और लसलसा बना देती है, जिसके कारण क्या होता है? भोजन आसानी से ग्रास नली से अमाशय तक पहुंच जाता है। पहली बात उसकी ये होती है। दूसरी बात, लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम, जो शर्करा को, जो स्टार्च को किस में तोड़ता है? शर्करा में तोड़ता है। पता होना चाहिए। लार ग्रंथि, ये लार में अपना एक एंजाइम है, उस एंजाइम का अगर नाम पूछे या नहीं पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि लार में एक अपना एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। स्टार्च को शर्करा में। आपको लार की भूमिका पूछे, लार की भूमिका मुख्य यही है कि ये भोजन को एक तो चिकना बनाती है और एक उसको लसलसा बना देती है, ताकि वो भोजन नली में आसानी से फिसल सके, आसानी से अपना मुख गुहा से अमाशय में पहुंच सके। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देख लो अपना ध्यान से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लो। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? एकदम शॉर्टकट, जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको भाषा लिखनी उतनी मैंने बताई। ज़्यादा ऐसे जितनी जैसे
डेस्क वर्क में दे रखी है, संजीव में दे रखी है, जितनी बड़ी भाषा दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं। आप इतनी याद करो, आपका कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके टूट कर आते हैं। जैसे 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है वो इस प्रकार टूटेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 या 1 प्लस 2 प्लस 1 ऐसा आएगा। 3 भागों में टूटेगा या 4 भागों में टूटेगा या 2 भागों में। पूरा क्वेश्चन कभी बहुत कम चांस होता है 90% नहीं पूछते। अगला स्वपोषी पोषण मतलब आप जानते हैं स्वपोषी, जिसमें जितने भी जीव होते हैं अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उनके उप उत्पाद क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां है, कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होनी जरूरी है, उनके बिना स्वपोषी पोषण नहीं हो सकता। ये पूछा आपको क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है क्या है कि वैसी कौन सी परिस्थितियां हैं, आवश्यक परिस्थितियां बताइए जिनके लिए स्वपोषी पोषण होएगा, नहीं तो स्वपोषी पोषण नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पता होगा स्वपोषी पोषण होता है उनकी जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, उनमें आपकी आवश्यक परिस्थितियां मुख्य 4 हैं। 4 कौन कौन से? एक है आपका सूर्य का प्रकाश, एक आपका क्लोरोफिल, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। इन चारों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश भी पेड़ पौधे को मिलना चाहिए, क्लोरोफिल की मात्रा भी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको मिलेगा और जल मिलेगा, तो ही पोषण की प्रक्रिया संपन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। इनमें से कोई एक परिस्थिति भी पेड़ पौधे द्वारा उनको नहीं मिल रही, मान पेड़ पौधे को जल नहीं मिल रहा है तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पेड़ पौधे को यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है तो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। प्रकाश नहीं मिल रहेगा तो भी नहीं बना सकता। जीवित रह सकता है पादप, लेकिन वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये बात आप ध्यान रखना। अब उसके बाद करें उप उत्पाद की बात करें कि कौन कौन से उत्पाद उसे मिलते हैं। अपने हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। पेड़ पौधों द्वारा एक तो उप उत्पाद के रूप में स्वपोषी पोषण से मिलता है, दूसरा ऑक्सीजन और उसके साथ में जल। 3 आपके उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करते हैं पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, तो आपको ये भी पता है वो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तो वापस छोड़ते भी कौन सी? ऑक्सीजन। आप बोलोगे सर जल उपवाद के रूप में कैसे प्राप्त होगा? तो आपको पता है, आपने नाम सुना होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल की हानि होती है, तो उपवाद एक प्रकार का ग्लूकोज C6H12O6। आप लोग जितना भी खाना खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इतना ही लिखना है। आपसे परिस्थिति आपकी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं, और उप उत्पाद आपके ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया और जल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये लो, क्या बात है, वायवीय और अवायवीय श्वसन की बात करें, उनमें आपको अंतर बताना है। ऐसे पूछा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आपको ये भी पता होगा जो वायवीय श्वसन होता है वो जितने उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं, जैसे मानव की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर ये वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। और अवायवीय श्वसन है जो सूक्ष्म जीव होता है, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, फीताकृमि हो गया, गोलकृमि हो गया, परजीवी जितने भी, उनके अंदर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। और कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर की बात कर लेते हैं। अंतर देखो, अंतर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है, क्या उनमें क्या अंतर है, और आप कम से कम 2 ऐसे जीवों के नाम लिखो जिनमें अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे अंदर वायु श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो आपको ऐसे 2 आंसर बताना है, 2 ऐसे जीवों के नाम बताना है जिनमें अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं वायवीय श्वसन की, उनमें अंतर की बात करते हैं। तो देखो अंतर, पहला वायु श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की क्या होता है, उपस्थिति में होता है। क्योंकि हमारे मानव शरीर में जो श्वसन होता है वो किस में होता है, ऑक्सीजन तो उसमें जरूरी है। तो वायु श्वसन आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उल्टा हो जाएगा, वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है। दूसरा है वायु श्वसन होता है, वायु श्वसन में आपका ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे C6H12O6 है, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 जोड़ दो, विखंडन करेंगे तो आगे टूटेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ऐसे बनेगा। अब इस समीकरण में यदि संतुलित करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। अब आपकी समीकरण एकदम संतुलित है।
ठीक है, तो अंतर हो गए। पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। तीसरा अंतर देख लो, तीसरा अंतर क्या है? अभी बात की थी वायु शोषण में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अभी बताया था देखो C6H12O6 से ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन करता है, बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो आपके उत्पाद क्या बन रहा है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। और इसमें जो आपका अंतिम उत्पाद बनता है वो बनता है लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। ये लैक्टिक अम्ल वाली प्रक्रिया हमारी पेशी कोशिका में होती है, शरीर की जितनी भी पेशी कोशिका उनके अंदर होती है। एथेनॉल वाली प्रक्रिया यीस्ट में होती है। किसमें होती है? यीस्ट में। याद रखना, बात भूलना मत। चौथा अंतर देखो, इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग कितनी? 38 एटीपी अणु। कितने? 38 एटीपी अणु। 38 एटीपी अणु की बात करें, एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि इसमें काफी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 2 एटीपी। एटीपी, एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा नाम। नहीं पता, पता होना चाहिए। तीसरा अंतर क्या हो गया? इसमें अंतिम उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। ये लो, क्या होता है? C2H5OH। चौथा अणु, इसमें ऊर्जा के काफी मात्रा उत्पन्न होती है, लगभग 38 एटीपी अणु, और इसमें लगभग 2 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न होती है अपने को। और इसके बाद बात करें, जो पांचवा अंतर है वो आप देख सकते हो, ये क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। जैसे ज्यादातर पेड़ पौधों में, और जीव जंतुओं की बात करें, मानव हो गए, हिरण हो गए, पक्षी हो गए, जितने भी उच्च जीवधारी है उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है। जिसमें हम लोग उच्च जीवधारियों में आते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? वायु शोषण। और ये क्रिया निम्न जीवधारी में होती है। जैसे यीस्ट की बात कर ले, फीताकर्मी की बात कर ले, उन जीवों में क्या होती है? अवायु शोषण वाली होती है। अभी क्वेश्चन भी था अपना कि ऐसे 2 जीवों के नाम बताओ जिनमें अवायु शोषण की प्रक्रिया होती है, तो आप बता सकते हो, यीस्ट हो गया और फीताकर्मी हो गया। उस क्वेश्चन का आंसर है, और मैंने नीचे लिख भी रखा है, देखो जैसे यीस्ट हो गया, परजीवी हो गया, जैसे परजीवी फीताकर्मी हो गया, घोलकर्मी हो गया, उनमें कौन सा शोषण होता है? उनमें अवायु शोषण होता है। वायु शोषण की बात करें, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, सब हो गए, उनमें सब में क्या होता है? वायु शोषण होता है। और इनमें कौन सा होता है? अवायु शोषण। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया, सॉरी 8वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से एकदम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मेन बात है, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रखा है, उसी के अनुसार आप लोग अपने को आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि जो गैसों की अधिकतम विनिमय है, गैसों की अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? भाई कुपिकाएं आपको पता है, मानव श्वसन तंत्र में जो श्वसन पहले श्वास नली होती है, वो श्वसनी में विभक्त होती है, फिर वो श्वसनी आगे जाकर श्वसनिकाओं में विभक्त होती है, लास्ट में जाकर वो कुपिकाओं का आकार ले लेती है। आपको पता है श्वसनी को ब्रोंकाई बोलते हैं, श्वसनिकाओं को ब्रोंकियोल बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुपिका की, जिनके आंतरिक श्वसन तंत्र की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय आदान प्रदान होता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग शरीर से बाहर, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त से उसको अलग करके फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, आपको पता होगा। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शरीर से बाहर त्यागते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो बात करते हैं, देखो जो अपनी इनकी है गैसों का अधिकतम विनिमय के लिए हम लोग कुपिका किस प्रकार अभिकल्पित है, तो आप देख सकते हो ये किस प्रकार में स्थित होती है। देखो श्वसन तंत्र में जो फुफ्फुस के भीतर अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती है, तो आपको फुफ्फुस होता है, उनके अंदर अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो श्वसनिकाएं बोल सकते हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना आधार कुपिका में अलंकृत हो जाती है। जो अपनी श्वसनिकाएं होती है, जो लास्ट में जो अपना रूप लेती है, वो कौन सा लेती है? उसको बोलते हैं गुब्बारे समान उसकी संरचना होती है, वो कुपिका बोलते हैं उसको। और यह एक सरल, ये एक सतह उपलब्ध कराती है जहां से हम लोगों की क्या हो जाती है? गैसों का विनिमय हो सकता है। मतलब वो अंत में गुब्बारे जैसी रचना ले लेती है, गुब्बारे जैसी रचना, ताकि उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उसकी विनिमय, गैसों का विनिमय अधिकतम हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा विनिमय उसका आदान प्रदान उतना ही ज्यादा होगा।
जो कोशिकाएं होती है वो गुब्बारे के समान आकार ले लेती हैं, एक सतह उपलब्ध कराती है, और सतह उपलब्ध कराने से जिससे कि गैसों का क्या हो सके, विनिमय हो सके। नॉर्मल आपको कोशिका की विशेषता पूछिए, कोशिका होती है वो स्वयं होती है, वो उसकी संरचना पूछिए, अंत में वो जैसे जितनी जितनी आपकी वो फुफ्फुस होती है वो अंदर आगे जाके नलिकाओं से आगे अंत में जाकर वो गुब्बारे जैसी रचना ले लेती है, क्योंकि गुब्बारे जितने भाई वो उनकी गुब्बारे तो आपको पता है फूलते हैं, जितने ज़्यादा उसको जरूरत होगी गैसों को विनिमय के लिए उनका क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। तो ये आपका गैसीय कोशिकाओं की विशेषता आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो, इसका आंसर देख लो, ध्यान से पढ़ दो। सबसे में फुफ्फुस के भीतर अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना अर्थात कोशिका में अलंकृत होती है, और ये एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का विनिमय हो सके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो पहले क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, रक्त के भी दो भाग होते हैं, एक आपकी होगी कणिकाएं ठोस रूपी और एक आपका प्लाज्मा। कणिका के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जो लाल रुकी कणिकाएं होती है, मतलब रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अब आपको ये पूछा है क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। आपके शरीर में मान लो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले भाषा आपकी क्या दे रखी है कि यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाए तो पहली बात क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कमी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो यह है कि ऑक्सीजन है वो शरीर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसका कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। दूसरा क्या होगा, देखो इसके परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा और ऊर्जा का उत्पादन कम होगा। एक बात है, ग्लूकोज का अपघटन नहीं होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है भोजन में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं होगी तो अपने शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। आगे, और इससे शारीरिक कमजोरी बढ़ेगी, क्योंकि यदि अपने शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो अपने शरीर की कमजोरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हीमोग्लोबिन की कमी की इस स्थिति को रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रक्त की कमी होगी। इसके बहुत कारण है कि एक तो पहली बात है पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब तक भोजन का अपघटन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब तक आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो शरीर में कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी। कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और इस रोग को क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में कमी होना। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है रक्त में जिसका शरीर में विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। रक्त का लाल रंग भी इसी के कारण होता है, आपको पता होगा। ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितने का, 10 का। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते हैं, कमी होती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपके परिणाम है। पहला है ये देखो यहाँ से, ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचेगी, और इसका परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा तो अपने शरीर को ऊर्जा का उत्पादन कम होगा। ऊर्जा का उत्पादन कम होगा तो शारीरिक कमजोरी होगी। शारीरिक कमजोरी होगी तो अपनी कौन सा रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। ठीक है, देख लो आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एकदम सरल सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका मनुष्य में, मानव की बात करते हैं, मानव और मनुष्य एक ही है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करो, ये क्यों आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण आपको पता होगा, मानव हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, एक बार शुद्ध रक्त का, एक बार अशुद्ध रक्त का। कैसे, आप पीछे वाले वीडियो में आपका मानव हृदय की पूरी क्रियाविधि दे रखी है, उसमें पूरा दोहरा रक्त परिसंचरण आपको चित्र सहित समझा रखे, आप जाके देख सकते हो वहां पर। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो महाशिरा होती है वो अशुद्ध रक्त को सबसे पहले दाएं आलिंद में लाती है, दाएं आलिंद से रख जाता है दाएं नीले में, और वहां से रख जाता है फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में। वहां पर रक्त क्या होता है, शुद्ध। एक बार परिसंचरण हो गया,
उसके बाद में वापस फुफ्फुसी शिरा द्वारा रक्त आता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से रक्त आता है बाएं नील्य में, और बाएं नील्य से संकुचन होने पर रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के पूरे भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार रक्त एक बार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिसंचरण होता है, एक बार अपना ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण होता है। इसी को बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण। आप यदि इसको पूरा बढ़िया चित्र से समझना चाहते हो तो पीछे वाला वीडियो जाके जो मानव हृदय वाला जो दे रखा है, तो भाई मानव शरीर में परिवहन वाला दे रखा है, उसमें जाकर देख सकते हो, चित्र सहित एकदम बढ़िया तरीके से समझा रखा है। इसका आंसर मैंने ध्यान दे रखा है। देखो, मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है? मानव हृदय में रक्त का 2 बार परिसंचरण होता है, या 2 बार संचरित होता है, उसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। एक बार ऑक्सीजन युक्त और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। देखो, मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग करने के लिए इस प्रकार का दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये आवश्यक क्यों है, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण आवश्यक क्यों है? दोहरा परिसंचरण कहते हैं किसे, उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। रक्त का 2 बार परिसंचरण होता है, एक बार शुद्ध रक्त का, एक बार अशुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त का कैसे होता है, अशुद्ध रक्त का कैसे होता है, वो भी मैंने आपको भाषा बता दी है। ज्यादा जानना है मैंने वो भी आपको बता दिया। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त है, एक तो ऑक्सीजन युक्त हो गया, एक ऑक्सीजन रहित बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अलग करने के लिए इस प्रकार दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। यदि एक साथ में परिसंचरण होगा तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाएंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी थी तो आपके शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और आपके शरीर में कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये इसके बारे में तो आपको पता ही है, एकदम सरल सा है। क्या है क्वेश्चन? जाइलम और फ्लोएम दोनों पादप ऊतक हैं। आपको क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम पादपों में वहन में क्या अंतर है? भाई आपके पादप में जाइलम क्या कार्य करता है, फ्लोएम आपका क्या कार्य करता है, उनके बारे में पूछा है। आपको पता है जाइलम होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें निर्मित आपको भोज्य पदार्थ होता है, उनको पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। यही आपको आंसर लिखना है। देखो क्या जाइलम और फ्लोएम पूरे पौधे में जल और खनिज और भोजन के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब ये दोनों ऊतक होते हैं, वो जितना भी आपका चाहे जल है, खनिज है, भोजन है, उनका परिवहन की सुविधा पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो आपको मेन ये आपका पहला हो गया कि जाइलम होता है वो जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, और जबकि फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दोनों में अंतर क्या है? एक तो जाइलम जैसे समझ लो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे सभी भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करेगा। फ्लोएम ऊपर से पादपों जो पत्तियों द्वारा जो भोज्य पदार्थ निर्मित होते हैं उन निर्मित पदार्थों को पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। आगे देखो, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस लेसन का। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन है अपना कि जो फुफ्फुस में कुपिकाएं होती है, अभी बात पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो कुपिकाएं होती है जो गुब्बारे का आकार ले लेती है, अपने गैसों का विनिमय करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा लेती है। फुफ्फुस में कुपिकाओं की और वक्र में वक्राणु की या नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि की तुलना करो। किस प्रकार ये काम, इनकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है? फुफ्फुस में कुपिकाओं की क्या क्रियाविधि रहती है और जो अपनी किडनी होती है उसमें वक्राणु की क्या क्रियाविधि रहती है, तो उसके बारे में बात करें। तो देखो पहले इसकी भाषा क्या है, क्वेश्चन देख लो आप अपना ध्यान से, फिर हम उसके आंसर पर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फुफ्फुस में कुपिकाओं की और वृक्क में वक्राणु या नेफ्रॉन की रचना और उनकी क्रियाविधि की तुलना करो, उनके बारे में बात करें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी, क्वेश्चन साथ में रख भी सकते हैं, दिक्कत नहीं, इतना आंसर देखो आंसर क्या अपना? आंसर अपना फुफ्फुस में कुपिकाओं और वृक्क में वक्राणु या नेफ्रॉन बोलते हैं में रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है। वे दोनों में से बात करो, हम फुफ्फुस की बात करो चाहे हम बात करो वक्राणु या नेफ्रॉन की, दोनों में रक्त की क्या होती है? अधिकता होती है। अब देखो यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट है। फुफ्फुस में गैसों का आदान प्रदान होता है, सुन लेना ध्यान से। जो फुफ्फुस होता है आपका
फेफड़े होते हैं, उनमें गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जो अशुद्ध रक्त है ऑक्सीजन का, अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन को प्राप्त कर शुद्ध हो जाता है। सीधी मतलब है, हम लोग क्या करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है उसको हम लोग बाहर त्याग देते हैं, ऑक्सीजन को गैस को ग्रहण कर लेते हैं। जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसको तो शरीर से बाहर त्याग देते हैं और वहां से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे तो आपका रक्त पहले अशुद्ध रक्त था, उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने पर आपका रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जो वृक्क है उसमें जो वर्गाणु है वो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। सुन लेना आप, ये वर्गाणु होते हैं वो तो आपके रक्त के अंदर जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के रूप में बाहर त्याग देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपकी जो फुफ्फुस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको बाहर त्याग कर उसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण करके उसको शुद्ध कर लेते हैं। तो फुफ्फुस का काम तो है अपना किसको शुद्ध करना, रक्त में जो किसकी मात्रा होती है, शुद्ध रक्त होता है उसमें जो ऑक्सीजन प्राप्त कर उसको शुद्ध कर लेते हैं। और ये जो वक्राणु होते हैं, वक्राणु क्या करते हैं कि उनके अंदर जो जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं रक्त को छान कर उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में क्या कर देते हैं, मूत्र के रूप में अपना बाहर त्याग देते हैं, जिसे उत्सर्जन की प्रक्रिया बोल सकते हैं। ये इसका आंसर है, देख सकते हो आप, दोबारा ध्यान से पढ़ दो, देखो एकदम सरल आंसर अपना यहाँ से है, यहाँ से। जैसे ये तो आपने बता दोनों की सेम विषय होती है, फुफ्फुस में कुपिकाओं और वृक्क में वर्गाणु नेफ्रॉन में रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है, मतलब रक्त की मात्रा में कोशिकाओं में रक्त अधिक होता है, लेकिन फुफ्फुस में गैसों का आदान प्रदान होता है, अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन को प्राप्त कर शुद्ध हो जाता है। और यहाँ बात हुई इसी प्रकार वृक्क में वर्गाणु रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। दोनों का अलग अलग कार्य है, दोनों की क्रियाविधि हमने बता दी आपको। मेन बात बता रहा हूँ, वैसे पूरा ऐसे बड़ी भाषा लिखने में कोई मतलब नहीं। जो आप 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसी के अनुसार बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, पहले कुपिका की विशेषता बता दो, कुपिका आपकी क्या होती है वो देख लो। पहली बात है कि कुपिका शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है, ठीक है, आपकी शुद्ध और अशुद्ध वायु का वहन करती है। दूसरी बात है कुपिकाओं का आकार छोटा होता है, कुपिकाओं का आकार क्या होता है, छोटा। तीसरी बात है कुपिका का शरीर में जो रसायन होता है वो CO2 के रूप में बाहर निकलती है। इसमें जो कुपिका द्वारा हम लोग जो गैस बाहर निकालते हैं रसायन के रूप में, कौन सी गैस निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, O2 गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है। कुपिका में शुद्ध और अशुद्ध वायु का वहन होता है, बोले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का वहन होता है। आकार छोटा होता है और इनमें जो रसायन बाहर निकालते हैं कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें देख लो जो वक्राणु होता है, वक्राणु की विशेषता क्या होगी, वक्राणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का वहन करता है, इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों बहता है। दूसरी बात वक्राणु होते हैं वो आपके बड़े आकार के होते हैं। और तीसरी बात है वक्राणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन को मूत्र के रूप में बाहर त्यागते हैं। वो तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्यागता है, ये अपना किसको त्यागते हैं, ये अपना त्यागते हैं नाइट्रोजन के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर त्यागने का काम करते हैं। ये थे अपने क्वेश्चन कितने 13 हो गई कंप्लीट। वो समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो, करवा तो मैंने दिए, अब देख लो। आप नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को वापस शुरू फर्स्ट में ले जाओ और वापस पूरा देखो, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। दोबारा देखना, फिर समझ में नहीं आए तो फिर बता रहा हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हम नए इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।